सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्त नमाज हो। अली हक़ के साथ और हक़ अली के साथ आज 21 रमज़ान हज़रत अली का यौम शहादत है। तलहा यकीनन बहुत बड़ा दिन है, आज यौम विसाल है, बड़ी शब भी है। लोग इस शब में लैलतुल कदर को भी ढूंढते हैं। यकीनन मौलाए कायनात की शान अगर बयान करनी हो तो हमारी औकात नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारी शान नहीं है कि हम इतनी बड़ी हस्ती की के फ़ज़ाइल आप तक बताएं। क्योंकि यकीनन अगर मैं शुरू ही करूँ सिर्फ तो पैदाइश जिसकी काबे में हो, काबे के अंदर हो, जो 7 दिन तक आंखें ना खोले। अभी आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, लेकिन 7 दिन तक आंखें ना खोली कि जब तक आका आएंगे नहीं, लुआब अपना दहने मुबारक मेरी आंखों पे लगाएंगे नहीं, मैं आंखें खोलूंगा नहीं। और आंखें खोली तो पहली नूरानी हस्ती किसको देखा? रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी माँ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की तरह पाला, जिसके बाप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की तरह पाला। अल्लाहु अकबर। जिसकी माँ का नाम भी फातिमा, जिसकी बच्चों की माँ का नाम भी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। मौलाए कायनात की शान समझना हो तो बस आप ये समझिए कि जिसको देखना इबादत, जिसका जिक्र इबादत, जिसके लिए कहा गया कि अली मुझसे, मैं अली से, मैं और अली एक ही दरख्त से इस दुनिया में उस दुनिया में साथ साथ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के बाद वाज़े कह दिया, 2 चीजें देके जा रहा हूं, पकड़ के रखना, जन्नत की गारंटी है। एक कुरान पाक, दूसरा मेरे अहले बैत। और फिर मौला कायनात का हाथ पकड़ के उठाया और कहा, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और उसके बाद 1 लाख से जायद सहाबा जो मौजूद थे, जो हज्जतुल विदा करके आ रहे थे, सब ने मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की। आज वो दिन है जब उनका विसाल हुआ। लेकिन उनका विसाल, क्योंकि हम जानते हैं कुरान में लिखा है शहीद मरता नहीं, नबियों के ऊपर ज़मीन के ऊपर नबी हराम कर दिए गए। साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबियों का सरदार हूँ, अली तुम वलियों के सरदार हो। जो इस्लाम जिंदा है क़यामत तक, इसमें बहुत बड़ा किरदार मौला कायनात और उनके औलिया का है। क्योंकि विलायत वली को मिलती अली के घर से है। जिसने घर की नौकरी नहीं की वो वली नहीं बन सकता। जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए थे उनके सरदार भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे, उसी तरीके से हजरत अली अलैहिस्सलाम से पहले जो वली आए थे उनके भी सरदार हजरत अली अलैहिस्सलाम थे। हम यकीनन तफसीलन आज यौम विसाल पर मौला कायनात का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे शेर खुदा फातेह खैबर हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान क्या है। लेकिन पहले हम आगाज करेंगे बड़ी खबर से। IMF मुज़ाकरात के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने की शर्त मान ली। अवाम महंगाई के तूफान के लिए तैयार रहें। वसाइल कम, मसाइल ज्यादा, हुकूमत मुआशी भंवर में फंसी। क्या शहबाज शरीफ अपनी पुरानी स्पीड बतौर वजीर आजम बरकरार रख पाएंगे? जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। मार्शल आर्ट जुडोस्टो में नाम बनाया, लेकिन दुनिया में सब्ज हलाली परचम लहराने के लिए स्पॉन्सर ना मिल पाया। हुकूमती ताउन के मुंतजिर चैंपियन अम्मार से मुलाकात होगी। और ज़रबे हैदर को लगानी इतनी आसान ना थी, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्त नमाज हो। हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का यौम विसाल आज। अल्लाहु अकबर। आज बहुत बड़ा दिन है। यकीनन मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिवा किसी और का जिक्र करूं, लेकिन क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट है, एक पैटर्न है, उसको हम डिस्कस करेंगे। यकीनन बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है और बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासतौर पर रोड्स का नेटवर्क इंप्रूव किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कराची टू कोयटा भी सिंगल रोड है, लेकिन अब शायद रोड्स बेहतर हो जाएंगे, मजीद लेन्स बन जाएंगे और डबल रोड हो जाएगा बर्दा। बिल्कुल। और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं कि आवाम अभी तक महंगाई से परेशान है। जिस उम्मीद की नज़र से आवाम इस नई हुकूमत की जानिब देख रही थी, अब वो भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुमकिन ना हो सकेगी, ये हुकूमत भी आवाम की उम्मीदों पे पूरी ना उतर सकेगी। क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है अब, और 25 से 30 रुपये इजाफा होगा। और उसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, मजीद आवाम परेशान। यकीनन। और IMF से मुज़ाकरात की यही शराइत का हिस्सा होता है कि आपने ये रेट्स बढ़ाते रहने हैं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ आपने कनेक्टेड रहना है। और
रफ्तार जो है यही रहनी है जो हम कहेंगे। और यकीनन IMF के साथ अगर बात की जाए तो उसमें मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली किस्त आ जाए, और किस्त नहीं आई तो पाकिस्तान मुश्किल में होगा। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ नून लीग के सदर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत सियासी दबाव और साथ साथ जो उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ की जाती है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, सुबह सवेरे काम शुरू करते हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मुस्लिम लीग नून की जो रीढ़ की हड्डी है वो शहबाज शरीफ है, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। लेकिन मुल्क की मईशत बहुत ज़रूरी है कि वो सही ट्रैक पे चले, और किस राह पे जा रही है, और किस राह पे जा रही है जानेंगे। मुआशी हालात में क्या शहबाज शरीफ इसी तरह डिलीवर कर पाएंगे जैसी कि उनकी कमिटमेंट है। इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्कस की जा रही है कि क्या मुस्लिम लीग नून डिलीवर कर पाएगी वो बातें जो उन्होंने कही थी, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मुआशी चैलेंजेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और यकीनन सोचना यह है कि क्या वो वादे जो किए थे आवाम से, हमेशा हर कोई पावर में आता है वादे करके, हाँ जी महंगाई कम, 1 लाख घर, 2 करोड़ नौकरियां, इतने सारी चीजें दे देंगे, लेकिन जब पावर में आते हैं सब भूल जाते हैं। जी वर्दा नहीं, आते ही इसी बेसिस पे हैं कि हम महंगाई मिटाएंगे, हम नौकरियां देंगे, आपको रोटी देंगे, भूख खत्म होगी, जब भूख हड़ताल लोग कर रहे हैं, यानी लोग भूखे मर रहे हैं, वो खत्म होगी। लेकिन क्या होता है जब जैसे ही आपको इक़्तिदार मिलता है, आप जो साबका हुकूमत होती है उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि वो कुछ छोड़ के ही नहीं गई है। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में हम, यही अफसोस करते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है आजकल कि एटलीस्ट साबका हुकूमत में लोड शेडिंग का इतना बुरा रिजल्ट नहीं था जो आजकल देखने में आ रहा है कि 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग है, या फिर कहते हैं कि 1 घंटे की लाइट आ रही है, 4-4, 6 घंटे बिजली गायब है। रमज़ान का भी एहसास नहीं है, लोग सहर और इफ्तार बगैर लाइट के कर रहे हैं, कितनी परेशानी का शिकार होंगे आप सोचिए। और उसके सोने पे सुहागा, उस पर गैस भी नहीं है, सहरी के औकात में गैस बिल्कुल नहीं आती है, इफ्तार के टाइम पे गैस नहीं आती है, तो आवाम तो परेशान होगी। नई हुकूमत आने का फ़ायदा क्या? और यकीनन मैं सोच इस बात पे भी रहा हूँ वर्दा कि हमारी टीम चाहती है कि हम मंदो खेल साहब से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात करें। भाई सिंध का हाल तो बता दें, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। आज ही हाई कोर्ट में सिंध के महकमा सेहत ने ये आदाद व शुमार जमा कराए हैं कि पूरे सिंध के लिए सिर्फ 400 सरकारी एम्बुलेंसेज हैं। नाउ आई एम वेरी सरप्राइज कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक प्रोविंस में डिलीवर नहीं किया, मैं उनके साथ किस तरह कंट्री के नेशनल टारगेट्स डिस्कस करूं, इट इज़ अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन मार्क फॉर मी। यकीनन मंदो खेल साहब से हमारा राब्ता हो जाए तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई सिंध में क्या हो रहा है। पहले तो आप ये बता दें कि पीपल्स पार्टी ने बड़े वादे किए थे। आज भी जब MQM और पीपल्स पार्टी का 16 निकाती एजेंडा और मुआहिदा सामने आया कि हम जी एग्री करते हैं इसके ऊपर, तो एक तो उन्होंने कोटा सिस्टम में MQM ने अपने लिए नौकरियां ले ली, लेकिन दूसरे वादे क्या थे? कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, टंडू मोहम्मद खान में अस्पताल बनाएंगे। भाई ये तो आपके बुनियादी काम थे जो आपको हमेशा से करने थे। इसके लिए आपको इन मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत थी, इत्तेहाद करने की क्या जरूरत थी? सैडली आज सिंध का हाल बलूचिस्तान KPK से भी पीछे चला गया है। पहले हम कहते थे कि बलूचिस्तान एहसास महरूमी में है, बड़ी मुश्किलात में है, बट सैडली आप देख रहे हैं वहां के रोडों का इफ्तिताह हो रहा है। वर्दा अभी शहबाज शरीफ ने वहां की सड़कों का इफ्तिताह किया है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन कराची का अभी आप अगर मोटरवे चाहिए आपको तो सक्खर तक आपको 7 घंटे गाड़ी चलानी होगी, फिर मोटरवे आएगा। क्यों? और 7 घंटे गाड़ी चलाना भी इतनी अजाब है कि इतने खड्डे होंगे कि पहले गाड़ी ही सही रहे, उसके जम्प्स ठीक रहे। और दूसरी बात अफसोस का तला ये कहनी पड़ रही है कि आप देखिए कि अगर सिंध में आपको ट्रांसपोर्ट बहाल करनी है, सड़कें सही करनी, तो उसके लिए भी मुज़ाकरात होंगे, 16 नुकाती एजेंडे पे साइन होगा, फिर ये काम किया जाएगा। मुझे तो ये हो रहा है, एक 14 नुकाते कायदे आज़म के, वो एक अलग चीज थी कि जिसपे हम सब ने हमें एक्चुअली उन 14 पॉइंट्स पे वापस जाना होगा कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हम लोग उस लाइन को भूल गए हैं, इसलिए हम एक नई लाइन पे चल रहे हैं जो हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। और हम ये नई 16 नुकाती उस पे चल रहे हैं, एजेंडे पे चल रहे हैं, जिसके लिए हम नुकसान उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है आगे ये ना हो कि स्कूल में ये पढ़ाया जाए कि 16 नुकात क्या थे MQM पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि हम कब तक IMF से डिक्टेशन लेंगे। जो ममालिक IMF से डिक्टेशन लेते आए हैं उनका रिजल्ट क्या निकला है। पर हकीकत ये, आप कराची से वर्धा घारों तक निकले, आधे पौने घंटे का फासला है और आपको नंगे पैर बच्चे नजर आएंगे, भूख नजर आएगी, इफ्लास नजर आएगी और ऐसी डेवलपमेंट नजर आएगी कि आप बोलोगे पीपल्स पार्टी ने 1500-2000 अरब किए कहां हैं। अनबिलीवेबल वर्दा, अनबिलीवेबल। और मैं तो मंदिर खैल साहब से ये सवाल करना चाह रही सबसे पहले कि भाई मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पीपल्स पार्टी अब महंगाई मुकाओ रैली कब निकाल रही है? मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि नहीं, ये बात है, जब आपने महंगाई मुकाओ रैली निकाली, जिस बुनियाद पे निकाली, जिस बुनियाद पे आपने साबका हुकूमत को गिराया हटाया,
अब वही चीज आपकी हुकूमत में वर्दा देखें, मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब ऐसे थे कि हमेशा से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हमारे घर में होती थी, उसपे फूल होते थे। हम कट्टर पीपल्स पार्टी की फैमिली रहे हैं, हमेशा उनको वोट दिया, लेकिन सैडली जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, रोटी कपड़ा और मकान का वादा करके रोटी कपड़ा और मकान ही छीन लिया। यानी भाई जो बेसिक नेसेसिटीज का वादा था वो तो पूरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन सैडली हम मंदोखेल साहब से रब्ता नहीं कर सके। अगर उनसे रब्ता करते तो मैं ये जरूर उनसे कड़क सवाल पूछता कि क्या हाल है सिंध का, क्या हाल है बलूचिस्तान का, क्या हाल है KPK का, क्या हाल है पंजाब का। अगर आप चारों सूबों को मवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आज आपको मालूम पड़ेगा। पहले हम कहते थे बलूचिस्तान सबसे पीछे है, आज हम कहते हैं सिंध सबसे पीछे है, कराची सबसे पीछे है, जबकि तिजारती दारुल खिलाफा, मुआशी हब, वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी। बट सैडली बस लॉलीपॉप्स दिए गए हैं कराची को, आज तक कोई वाली वारिस नहीं है, लावारिस शहर है, कोई इसका मालिक नहीं है। अल्लाह के सहारे चल रहा है, अल्लाह के सहारे मुल्क भी चल रहा है। टर्किश स्कॉलर्स हमेशा से कहते थे कि पाकिस्तान एक अजूबा है जिसे 65-70 साल से लोग खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। ये भी अल्लाह की शान है। खैर मंदोखेल साहब से बात ना हो सकी, लेकिन आगे बढ़ाते हैं शो को और बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट आलिया, उनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि ये बताइएगा कि मुशीर ख़जाना का मुस्तकबिल के बारे में सितारे क्या कहते हैं। उन्होंने तो आते ही पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि अब क्या कहें हम। आप बताएं, आप क्या कहती हैं, सितारे क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए वर्दा, जो इस वक्त आसमानी काउंसिल है ना, वहां पर हालात बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए कि गड़बड़ हैं। 7 प्लैनेट्स ने इकट्ठे घर बदला है। तो जब आसमानी काउंसिल में टेंशन होती है तो वो जमीन पर आती है। हम पाकिस्तानियों की किस्मत में फिलहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये चलेगा सितंबर तक। अब कौन वजीर खजाना अभी है, थोड़े दिनों बाद कौन होगा, फिर कौन होगा, मुझे कुछ स्टेबिलिटी नहीं नजर आती। मुझे लगता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, सेटअप चेंज होने वाला है और सितंबर में जाकर सितंबर-अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, फिर कह सकेंगे कि परमानेंट वजीर खजाना कौन है। अभी तो ये बस ऐसे ही अपना शौक पूरा कर लें, जब तक कर सकते हैं 1-2 महीने। सही। तो यानी आपको लग रहा है कि इलेक्शन जल्द होने का इम्कान नजर आ रहा है आपको सितारों के हिसाब से, सही? तो अच्छा ये बताइएगा, सितारों के हिसाब से सही। अभी हमजा शहबाज हल्फ लेने वाले हैं आज वज़ीर आला पंजाब का, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या ये लोग इस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता क्योंकि हालात जो है वो मैंने आपको बताया ना कि आसमान पर इस वक्त बहुत थ्रिल और टेंशन है। सो ये थ्रिल और टेंशन अभी चलेगी 2-3 महीने। ये अपना हलफ ले लेंगे और हलफ लेके वज़ीर आला होंगे भी नहीं भी, और जब तक इलेक्शन कॉल नहीं हो जाते तब तक ये सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। वो हलफ ले लेंगे, लेकिन वज़ीर आला मतलब प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आप मुझसे पूछे तो मुझे वो वज़ीर आला नहीं लगता। अच्छा, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आपको वज़ीर आला नहीं लगते? क्यों वजह क्या है कि किस बेसिस पे आप ये कह सकती हैं, रीजन? मैं प्लानिट उनका जो ये जायचा मेरे आगे पड़ा है ना, जो प्लानिट पोजीशन मेरे आगे, उस हवाले से मैं कह रही हूँ। और 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण लगने वाला है। हाँ, मई में सुन रहे हैं ना कि सूरज ग्रहण लगेगा। हाँ जी, 30 तारीख को सूरज ग्रहण लगेगा। अच्छा, तो सूरज ग्रहण लगने के साथ ही हालात जो है वो तब्दीली की तरफ चले जाएंगे। बेहतरी की तरफ तब्दीली होगी या और मजीद खराबी होगी? खराबी। ओहो, सितंबर तक चारों तरफ खराबी है, सितंबर के बाद हालात बेहतर। अच्छा, यानी कि सितंबर तक आप कह रही हैं कि हालात भी रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा और फिर उसके बाद शायद कुछ बेहतरी नजर आ रही है आपको? क्योंकि ये आप कार्ड देख लीजिए, जब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया, हम ओथ का जायचा बनाते हैं, उस जायचे की तस्वीर ये है कार्ड दिखा इस देख सकते हो कि हर चीज टूट फूट का शिकार है। इसका ये कार्ड उस वक्त आता है मुल्कों की किस्मत में, ये कार्ड पाकिस्तान का भी है, ये अमेरिका का भी है। ये कार्ड उस वक्त आता है जब पुराने सिस्टम की तब्दीली के नए सिस्टम को बनाने के लिए पुराने सिस्टम को बिल्कुल खत्म किया जाता है। तो ये पुराने सिस्टम का ये हाल है। ये सारा सिस्टम तब्दील होगा और उसके बाद फिर एक नया सिस्टम बनेगा जो सितंबर से, जिसका अक्टूबर के लिए वो जो एंड ऑफ द ईयर है उससे आगाज होगा। एंड ऑफ द ईयर आप कह रही हैं? अगर अभी अच्छा, मुझे आलिया ये बताइए कि सूरज ग्रहण की अभी आपने जिक्र किया कि सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को होने जा रहा है। हम हमेशा ये सुनने में हमारे आता है कि जब भी सूरज ग्रहण होता है तो वो मुल्क की हुकूमत के लिए और मईशत के लिए भारी होता है। ये हमने सुना है, हमेशा से यही होता है। तो अभी ऑलरेडी हमारी हुकूमत का और मईशत का इतना बुरा हाल हुआ है, पेट्रोल
की कीमतें फिर इजाफा हो रहा है उसमें, और फिर महंगाई इतनी बढ़ रही, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं इनके सितारों पे सूरज ग्रहण का क्या असर पड़ेगा? मजीद और बुरे हालात होंगे, बदतर हालात होंगे हमारे मुल्क की मईशत के भी, हुकूमत के भी? हाँ जी, मैंने आपको एक कार्ड दिखा दिया ना, यही सूरज ग्रहण के बाद आपकी जो है ना कंट्री, उसका ये हाल नजर आता है। पुराना सिस्टम तब्दील होगा और नया सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो तब्दीली का दौरान ही आपको पता है जब सब कुछ डिमोलिश होता है, जब बुलडोज होती है हर चीज, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उस दौर को देख रहे हैं, या खुशकिस्मती है कि जब पूरा सिस्टम हमारी कंट्री का बुलडोज होगा। सही, चलें लेकिन जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जल्दी जाएगा। लेकिन आप तो कह रही हैं कि सितंबर तक होगा ना, अभी तो कुछ चंद माह हैं बाकी। अच्छा वर्दा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इज्तिमाई लेवल पर है, कलेक्टिव लेवल पर ऊपर। जो इंसानों का, अगर आप इंडिविजुअल मुझसे पूछे तो इंडिविजुअल लोगों की जिंदगी में भी तब्दीली है, तब्दीली इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ। अच्छा, अगर इंडिविजुअली हम सितारों की बात करें आलिया, इंडिविजुअल सितारे भी होते हैं ना, अगर हम हुकूमत से हट के बात करें, इंडिविजुअल सितारों की बात करें, जितने भी हमारे बुर्ज हैं, बुर्ज सौर है, सरतान है, तो इनके बारे में आप बताएं कि इनके ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा? ये भी क्या बुराई में ही फ़र्क पड़ेगा या कुछ अच्छे इम्कानात होने के भी चांसेस हैं सितारों पे? एक नॉर्मल अपने लोगों की बात करते हैं। देखिए होता क्या है, हम पढ़ते हैं सितारे, ठीक है, सितारों का इल्म है, ये प्लैनेटरी पोजीशंस का इल्म है। जैसे आप समझ लीजिए सूरज है ना, सूरज की आप तक शुआएं आ रही हैं, आपको पता चल रहा है, बाकी प्लैनेट्स की शुआएं आप तक आती नहीं, वो आपको पता नहीं चलता, वो हम आपको बताते हैं। आप ये समझ लीजिए आसमानी काउंसिल का मौसम बिल्कुल बदलने वाला है। हर इंसान इंडिविजुअली अप्रैल के बाद महसूस करेगा, 30 तारीख के बाद, बल्कि अप्रैल के दौरान ही आप समझ लीजिए, आप अपनी लाइफ में भी देखिए, आपको महसूस होगा कि कुछ तब्दीली का असर नजर आता है। तो जिंदगी मेजर चेंज लेने वाली है, ये इंडिविजुअली सबके साथ होगा, चाहे वो एरीज है, चाहे वो कैप्रिकॉर्न है, चाहे वो कैंसर है। हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ शिफ्ट करेगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, शिफ्ट ऑफ एर्थ किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कि सूरज ग्रहण से तमाम जितने भी स्टार्स हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ अच्छा हो सकता है, या कुछ एक डिफरेंट एनर्जी उनको फील होगी। खैर ये तो थे सितारों के हालात, और अगर जब बात करें हम मुल्क के हालात की सितारों की तरह, तो हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आए, सितारों के हालात कुछ अच्छे नज़र आ रहे हैं। और आखिर में मैं यही कह सकती हूँ कि सितारों को हम साइड पर रख भी दें तो ये है हमारा पुराना पाकिस्तान। राइट। अच्छा, आज यौम विसाल, यौम अब शहीद हुए थे आज हमारे मौला कायनात, तो यकीनन सितारों की बात हो रही थी, तो जुड़ी हुई सितारों से बात आपको बताता हूँ। एक दफ़ा मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक मुकाबले के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। सितारों का हाल बताने वाला एक शख्स आया और बोला, अली आपके सितारे गर्दिश में, आप नहीं जाएं। मौला कायनात ने कहा, देख लेते हैं आज किसके सितारे गर्दिश में। और फिर मौला कायनात गए और फतह हासिल करके वापस आए, तो सितारे बताने वाला बंदा वो नजूमी कहने लगा कि सितारे अपनी जगह से हिल गए। तो यकीनन ये सितारे हमारे रब के हाथ में हैं, और ये मुस्तकबिल, ये सारी बातें, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, सैडली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। उम्मीद करते हैं कि हमारी सोसाइटी को इससे आगे बढ़े और इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ें और इससे इसका हल निकालें। बहुत बड़ा दिन है और इस दिन यकीनन हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मौला कायनात के किरदार को, उनकी तालीमात को उजागर करें और आवाम तक ये पहुँचाएँ कि कितना ज़रूरी है इश्क अली में डूबना। अगर इश्क अली नहीं तो फिर यकीनन इस्लाम के दूसरे रुकन भी ख़ास काम नहीं आने हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबें, उनके घर के इश्क में डूबें, फिर ही हमें हमारा रब मिलेगा। और रब से मिलने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब से डरो और प्यार करो, क्योंकि रब तुम्हारा राज़िक है, तुम्हें रिज़्क़ खिलाता है। मुझसे, रब की रज़ा के लिए मुझसे प्यार करो, और मेरी रज़ा के लिए मेरे अहले बैत से प्यार करो। तो यकीनन ये इश्क, ये प्यार ना हुआ तो हम एज ए मुसलमान ज़ाया। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन किया है रिजवान रिजवी साहब ने। आप भी नजराना अकीदत पेश करेंगे मौला कायनात की बारगाह में। रिजवी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घर में अली के बरपा है महशर, अली के बाद घर में
अली के बरपा है महशर, अली के बाद बहनों से भाई रोते थे छुप कर, अली के बाद कहते थे बाबा क्यों मुझे पैदल चला करो, कहते थे बाबा क्यों मुझे पैदल चला करो। ज़ैनब ये सोचती रही अक्सर, अली के बाद ज़ैनब ये सोचती रही अक्सर, अली के बाद बाजार है ये कूफे का, ज़ैनब न भूलना, बाजार है ये कूफे का, ज़ैनब न भूलना। गुज़रोगी तुम यहीं से खुले सर, अली के बाद गुज़रोगी तुम यहीं से खुले सर, अली के बाद रो रो के कूफे वालों से कहते रहे अली, रो रो के कूफे वालों से कहते रहे अली, ज़ैनब को कोई मारे ना पत्थर, अली के बाद ज़ैनब को कोई मारे ना पत्थर, अली के बाद कितने तमाचे बदले में बदरो हुनैन के, कितने तमाचे बदले में बदरो हुनैन के, मारे गए सकीना के रुख पर, अली के बाद। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, डालडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। और डालडा के दस्तरखान में आज मेरे साथ हैं सहरिश। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम। और आज वर्दा आप क्या बनाने जा रही हैं? पहले आप मुझे बताएं कैसी हैं आप? पूरे हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है आज आपसे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। और अब तो माशाल्लाह से आखिरी अशरा शुरू हो गया है। बिल्कुल, तैयारियाँ भी ईद के साथ साथ चल रही हैं, तो बस इन्हीं मसरूफियात में ऑफिस, बच्चे, घर। जी, तो मुझे सहरिश ये बताइए कि ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है आपकी? बच्चों की शॉपिंग तो मैंने कर ली है, अपने लिए मैं अभी देख रही हूँ, क्योंकि पता है आपको ईद कलेक्शन बाज़ुकात कुछ लोग ना जो ब्रांड्स हैं वो बड़ी बिल्कुल करीब ईद के लॉन्च करते हैं, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि कुछ मे बी इससे भी अच्छा हो, तो मैं थोड़ा सा ज़रा ठहर के वक्त निकाल के जाऊँगी। लेकिन बच्चों की मैंने शॉपिंग कर ली है। अच्छा। लेकिन अपने लिए मैंने भी करनी है।
चैलेंजेस। अच्छा, आप वो ना यूनिकनेस का और एक कहते हैं ना वो एक अलग से नजर, अरे यार हम तो गए थे इधर, हमने नहीं देखा, मैंने तो बिल्कुल आखिर में जाके लिया, इसलिए मेरा नजर डिफरेंट है। सहरिश का वो वाला हाल है। चलें जी, सहरिश ने मुझे सवाल किया कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मुर्ग नवाबी। मुर्ग नवाबी मतलब जो खाने के नवाब हैं, जिनको खाने का बहुत शौक है, वो लाजमी ये रेसिपी देखें। और नवाबी से मुझे ये लग रहा है कि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी मुगलाई रेस्टोरेंट में चले जाएं खाने के लिए तो आपको इस तरह के वहाँ पे ना रेसिपीज बहुत मिलती हैं सहरिश, लाइक मुर्ग नौलखा, मुर्ग चंगेजी, मुर्ग अंगारा, मुर्ग नवाबी। तो क्योंकि वो मुगलाई रेस्टोरेंट होता है तो मुझे लग रहा है कि वो मुगलों के दौर के ही जो ना वो शाहाना अंदाज के और नवाबी अंदाज के जो नाम होते हैं वो रखते हैं ताकि थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव भी लगता है। बहरहाल इसको हम मुर्ग नवाबी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काजू डलता है, इसमें टमाटर का पेस्ट भी होता है, क्रीम, दूध, और ये बहुत रिच होता है। और इसमें मैं यूज़ करूँगी मेहरान के स्ट्रेट स्पाइसेस, यानी कि स्ट्रेट स्पाइसेस के मायने हैं लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये वाले गरम मसाला पाउडर, और मैं कसूरी मेथी ये यूज़ करूँगी। मेहरान के स्पाइस मिक्स भी हैं जिसमें आ जाता है आपका कोरमा, कुन्ना, पुलाव, कीमा, ये तमाम मसाले आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी, और साथ साथ हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद है, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तौसीफ अहमद, डेंटल सर्जन है, उनको भी वेलकम कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर, रमज़ानों में ओरल हाइजीन सबसे बड़ा मसला होता है, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, बहुत सारे सवालात करेंगे आपसे। सहरिश के भी डेफिनेटली बहुत सारे सवालात होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट कर देती हूँ, फिर आप डॉक्टर साहब की तरफ आ जाइएगा। ठीक है जी, तो अच्छा जी, चलें मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चिकन है, मैंने बोनलेस ली है यहाँ पे, लेकिन आप चाहें तो आप हड्डी वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डी वाली चिकन में फ़ायदा ये होता है कि जो बोन्स का अपना जो स्टॉक होता है, जो जूस होता है, जब वो रिलीज़ होता है तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बास चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आप बोनलेस में ही पका सकते हैं, जैसे कि अगर आप हांडी कोई बना रहे हैं, टिक्का हांडी बना रहे हैं, या फिर आप कोई चिकन टिक्का मसाला बना रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों में बोनलेस चल जाता है, लेकिन जहाँ ऑप्शन है आप वहाँ हड्डी वाला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ ये भी होता है कि जिस रेसिपी में हम क्रीम ऐड करते हैं लगता है कि वो बहुत हैवी हो जाएगी, ये होता है, बहुत हैवी तो नहीं, लेकिन हाँ एक रिच फ्लेवर, एक क्रीमी टेक्सचर उसका आता है, ये तो है। सही। चलें जनाब, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे जैसे वर्दा मैरिनेशन करेंगी वो भी बताती जाएंगी। डॉक्टर साहब को भी हम अपने साथ इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको मुझे थोड़ा सा जो अक्सर लोगों का एक सवाल है और एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हम ये देखते हैं, वैसे तो कहते हैं कि जी रोज़ेदार के मुंह की स्मेल जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है, तो इस चीज़ से तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन समटाइम कुछ लोग बहुत एम्बैरेस फील करते हैं। देखिए, इसका कोई हल है? वैसे अमूमी तौर पे हमारी ओरल हाइजीन का ताल्लुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन रोज़े में लोग ख्याल करते हैं कि हमारी जो स्मेल है वो लोग फ़ील करते हैं बहुत ज़्यादा और उसे अच्छा फ़ील नहीं करते। लेकिन चूँकि आपने बताया कि अल्लाह ताला को ये स्मेल बहुत पसंद है और उसको बहुत अजर और सवाब मिलता है, लेकिन जो बाकी फैक्टर है जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर होते हैं, हमें भी उसे रूल आउट करने की ज़रूरत है। हमें इसको मिक्स नहीं करना चाहिए कि जो हमारी रोज़े की बू है, वो जो खुशबू है अल्लाह ताला को जो पसंद है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो हमारी ओरल हाइजीन ठीक नहीं होती, दैट इज़ अनदर फैक्टर, जो एक अलग फैक्टर है, उसको हमें सेपरेट करना चाहिए, उसे ट्रीट करने की ज़रूरत है, उसे एवेलुएट करने की ज़रूरत है, और हमें उस जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको एरेडिकेट करने की ज़रूरत है। अगर हम आम लफ्ज़ों में इसको समझें कि हमारे मुंह में अगर कोई भी गंदगी रहती है तो डेफ़िनेटली वो स्मेल क्रिएट करेगी, डेफ़िनेटली वो आपको लोगों को, सामने वालों को अच्छा फ़ील नहीं कराती। तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबको मालूम है कि 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए आफ्टर द ब्रेकफास्ट, बिफोर स्लीपिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। यानी आजकल हम सहर और इफ्तियार कर सकते हैं, और उसके अलावा हम जो कर सकते हैं उसमें डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है उसकी क्लीनिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, जो हमें नीड है माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। सही। अगर माउथ वॉश लोगों को अवेलेबल नहीं होता बहुत सारा, तो आप जस्ट सलाइन गार्गल्स, इसका मुराद ये है कि आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो उसकी अच्छी तरह रिंस करें। वो आपका घर का एक माउथ वॉश है, तो लोगों का ख्याल होता है कि हम माउथ वॉश खरीदेंगे, हमें कॉस्ट आएगी, तो उसके एतबार से आप कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मैंने चिकन यहाँ पे मैरिनेट कर ली है। 1 कप दही लिया था मैंने, उसको फेंट लिया अच्छे से, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, 1 टेबल स्पून, साथ ही मैंने नमक ऐड किया हस्बे जायका, मेहरान का पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड की मैंने 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर ऐड किया इसमें 1 टीस्पून, और उसके बाद लेमन जूस इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून, और मैंने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट
कर लिया। मैरिनेट करने के बाद आपको इसको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स या एटलीस्ट 1 घंटे तक के लिए आपको रखना है। अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता तो मैं यहाँ पे अभी ही इसको चिकन को चढ़ा रही हूँ पतीली में ताकि अच्छे से ये गल जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। हम सब जानते हैं कि जब डालडा का नाम आता है तो नाम आता है हमारे जहन में सबसे पहले एक एतमाद का, ममता और एतमाद का, एक भरोसे का, और जो हमारी माओं को पिछले 80 सालों से डालडा पे है। और डालडा का जो भरोसा है, एतमाद है हम कि एक बेहतरीन एक मयारी कुकिंग ऑयल हमें मिलता है। मैंने ममता की बात इसलिए की कि अक्सर अब जब शादियां हो जाती हैं लड़कियों की, हम अम्मी के घर में ये वाला ऑयल यूज़ करते थे, ये बहुत अच्छा था, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। और मैं आगे उसी पे ही आ रही थी सहरिश, क्योंकि हम सबसे अच्छी बात डालडा की ये है कि अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और फिर हम यही कहते हैं जैसे कि 80 साल का भरोसा हमने बताया हमारी माओ का है, तो जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो ये बात हो गई। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे हाफ कप डालडा कुकिंग ऑयल लिया है, ये ऐड किया, और इसके बाद ये चिकन मैरिनेट करके रखी है मैंने, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है, ये ऐड कर देंगे, ये आप कर लीजिए। अच्छा, और दूसरी साइड पे मेरे पास एक और पैन है, यहाँ मैं डालडा का बनास्पति VTF ऐड करूँगी 3 to 4 टेबल स्पून, और उसमें मैं काजू को, प्याज को मैं सौते कर लूँगी। अच्छा, डालडा बनास्पति VTF में टेक्नोलॉजी के ज़रिए 0.5% ट्रांस फैट, उससे भी यानी कि 0.5% से भी ट्रांस फैट कम होता है, जबकि हम देखें कोई दूसरे आम बनास्पति जो होते हैं उसमें 20% से भी ज़्यादा होता है। तो आप देखिए कितना बड़ा रेशो है। हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनास्पति की बात करें तो डालडा बनास्पति VTF इज़ द बेस्ट चॉइस। अच्छा, मैं यहाँ पे डालडा बनास्पति VTF का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इधर से हम ले लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपने, क्योंकि चिकन में भी ऑलरेडी हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे मैं प्याज और काजू सौते करूँगी, तो आपने अराउंड 1/4 कप लेना है यहाँ पे डालडा बनास्पति VTF, और इसके बाद इसको हम गरम पे लगा देते हैं यहाँ पे। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे है 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस्ड, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। और साथ ही है यहाँ पे काजू 10 से 12, ये आप डाल दीजिए इसमें, और इसको भून लीजिए। भूनने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा दूध डाल के एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर तौसीफ, आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि हमें माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अगर हम रमज़ानों के अलावा भी बात करें तो बहुत से लोगों के कभी कभी होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है, अमूमन वैसे नहीं आता, कभी कभी कहते हैं ना खून रिसना कभी कभी हल्का सा होता है, तो वो किस चीज़ की अलामत होती है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो सबसे पहले तो ओरल हाइजीन का है कि दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, वही मेन फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे जो है फैक्टर होते हैं जो ओरल कैविटी के अंदर प्रिवेल करते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री है, अगर किसी का जो है डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, कोई ड्रग लेता है किसी किस्म की, या फॉर एग्जांपल विटामिन डेफिशिएंट है, वो विटामिन डेफिशिएंट क्यों हो सकता है? अमूमी तौर पे बहुत सारे मरीज़ हमारे जो है न्यूट्रिशन डिप्राइव होते हैं। जब न्यूट्रिशन डिप्राइव होते हैं तो बहुत सारे विटामिन हमारे बॉडी के अंदर कम होते हैं, स्पेशली विटामिन C, विटामिन B12, आयरन, इस टाइप की सारी डेफिशिएंसीज जब होती हैं तो हमारा जिंजिवा जो है वो सॉफ्टन हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, स्टेपल्ड हो जाता है, जिससे मुराद ये है कि वो ज़रा उसके अंदर वो ख़राबी हो जाती है, वो नरमी जिंजिवा के अंदर मसूड़ों के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो हमें क्लीनिंग के साथ साथ फिर डेंटिस्ट को फ़ौरन से दिखाना चाहिए, तो जो भी फैक्टर होगा वो उसको इरेडिकेट करेगा, उसको ठीक करेगा। अब वर्दा बताएंगी उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि चिकन तो फ्राई हो गया है, उसने वो बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया चिकन ने। अच्छा, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, और ये देखिए आप, मैंने इस पैन में डालडा बनास्पति VTF इस्तेमाल किया था, उसमें मैंने काजू डाले थे, और उसके बाद मैंने प्याज उसमें ऐड की थी। अच्छा, मैंने प्याज ब्राउन नहीं की थी, हल्की लाइट, जैसे ही गोल्डन होना स्टार्ट हुई, कॉर्नर्स गोल्डन हुए, सेंटर से वाइट थी, मैंने उसको निकाल लिया और इस तरह से दूध के साथ मैंने पीस लिया। दूध के साथ? हाँ, दूध के साथ, ठीक है, मैंने इसको पीस लिया। और साथ में देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, जो सेम हमारा बनास्पति था उसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा भूना, और उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद टमाटर को ब्लेंड किया हुआ था वो ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने ऐड किया। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। मेरे पास यहाँ पे है चाट मसाला, ये जाएगा इसमें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, ½ टीस्पून। बहुत चटपटी से मुझे लग रहा है ये। हाँ, ये नवाबी है ना, वही थोड़े से तो चटपटी तो होगी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जो हमने पेस्ट बनाया है। ठीक है, ये हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज का और कैश्यू का, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। चिकन आपने दूसरी तरफ देखा वो रेडी हो चुकी है, पानी चिकन का खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है।
ठीक है। अच्छा जी, अब ये चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देखिए ये भी ऑलरेडी सब चीज़ें कुकड है, इसमें बबलिंग शुरू हो गई, सिमरिंग स्टार्ट हो गई है, सही है जी। अब ये चिकन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आपने देखा मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं किया था क्योंकि इसमें पूरा मसाला भी है चिकन का और ऑयल भी इसी में है, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं फ्लेम थोड़ा सा यहाँ पे स्लो कर देती हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको लिड लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे, सही है। 10 मिनट के लिए आप इसको दम पे छोड़ दीजिए। इसमें आप डालिए यहाँ पे पिसावा कह रही हूँ, सॉरी, फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया, ठीक है। कसूरी मेथी मेहरान की 1 टेबल स्पून, वो हमने इसमें ऐड की, ठीक है जी। और साथ ही इसमें हम फ्लेम बंद करके या स्लो करके, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, बंद करके या स्लो करके इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, क्योंकि वरना कहते हैं क्रीम फट जाती है। वो इसलिए फटती है कि क्रीम आपकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडी होती है और एकदम से खाना हमारा बहुत तेज़ गर्म होता है, तो हम डालते हैं तो वो क्रीम फट जाती है, ठीक है। या तो फिर ऐसा करें, आपने थोड़ा सा ये लिया सालन जो भी आपका है, आपने क्रीम में उसको मिक्स किया ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, लाइक दिस, और फिर इसके बाद आपने इसमें इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, बुलेट ग्रीन चिलीज़ अगर आपके पास हैं तो बहुत बेस्ट है। बुलेट ग्रीन चिलीज़ आप इसमें ऐड कीजिए, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, क्योंकि उसमें तीखापन ज़्यादा नहीं होता। में बहुत मज़े की लग रही है ये बहुत, मैंने आपसे कहा ना ग्रेवी है इसकी, इसको आप गरम गार्लिक नान के साथ या तिल वाले नान के साथ आप एंजॉय करें। है कोका कोला तो हमारे साथ हमेशा मौजूद होती है, कोका कोला के बगैर तो कुछ भी आप एंजॉय नहीं कर सकते। और रमज़ान का मैजिक ही साथ रहने में है, कोक के साथ एंजॉय करने में। अच्छा, मेरे पास बुलेट ग्रीन चिलीज़ मुझे नहीं मिली थी, तो दूसरी वाली ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास, पतली वाली, तो मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँ क्योंकि ये तीखी होती हैं। सही। बुलेट ग्रीन चिलीज़ अगर आपके पास हैं तो वो आप राउंड कट करके आप 4 से 5 डाल दें तो उससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, लेकिन क्योंकि ये तीखी होती हैं तो मैं नहीं चाहती कि इतनी तेज़ मिर्चें हो जाएं, क्योंकि मैंने मसाला भी खूब चटपटा डाला है इसमें, तो इसलिए मैंने 2 से 3 अदर डाली छोटी। और अब इसको मैं लिड लगा के 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। मेरे ज़हन में एक सवाल आए डॉक्टर साहब जी, ना डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि ये तो खैर थोड़ा सा घर का ही प्रॉब्लम है जो मैं आपसे पूछने लगी हूँ। मेरी बेटी है तकरीबन 4 साल की है, जो बच्चों की कैविटी ट्रीटेबल नहीं होती, आप कह रहे हैं कि उनके वो टीथ निकलवाना ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? बस कुछ नहीं हो सकता बस फिर उसका? मैं आपको बताने लगा हूँ, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। अगर तो इन्फेक्टेड टीथ हैं, अगर वहाँ पे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे देयर इज़ नो इफ एंड बट, उसको एक्सट्रैक्ट कराना चाहिए या उसकी रूट कैनाल जो बच्चों की होती है वो कराना चाहिए, जिसे पल्पोटमी एंड पल्पेक्टमी कहते हैं, वो कराना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं होता। और अगर तो वो ट्रीटेबल नहीं है तो उसको एक्सट्रैक्ट करा देना चाहिए। अगर वो एसिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक से मुराद कि वो कोई ना इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ना वो पेन कर रहे हैं, तो फिर आप उसको कुछ अरसे तक रख सकते हैं। एंड देन वो ऑटोमेटिकली जब 6 ईयर का बच्चा होता है तो फ्रंट के टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये रीअश्योर करें कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। डेफिनेटली हम वो खुद नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स बहुत सारे वो कहते हैं हम खुद ही चेक कर लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। तो उनको डेंटिस्ट के पास, करीबी जो उनका डेंटिस्ट है उसके पास जाएं, उसको दिखाएं। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली उसको कुछ अर्से रखा जा सकता है। सही। और दूसरा ये कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि शुगरी आइटम्स ही हों, आप कोशिश करें कि बेड टाइम से पहले अपने टीथ ब्रश करने के बाद फिर आप सोएं। ये तो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि डार्क जोन के अंदर सबको पता है, जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि बैक्टीरिया जो है वो डार्क जोन के अंदर ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा मुंह जब रात को बंद रहता है 6 से 8 घंटे के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप रात को सोने से पहले ज़रूर से ब्रश करें। अगर नहीं अवेलेबल खुदा न खास्ता किसी के पास, तो आप मिसवाक कर सकते हैं, आप अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं। सेलाइन गागल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर हो, हल्का सा नीम गर्म पानी हो, उसके रिंसेस कर सकते हैं। तो मेथड मौजूद है। असल इम्पॉर्टेंट बात यह कि हम करना चाहते कि नहीं करना चाहते। दांत हमारे, अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारे दांत ठीक रहेंगे, अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली फिर वो उसके डेंटिस्ट के पास हमारे पास आना है, तो वो बहुत फिर हम तो फिर चार्ज करेंगे और फिर ट्रीट भी करेंगे डेफिनेटली, ऑब्वियसली। और भाई डेंटिस्ट जो हैं वो तो चार्ज भी अच्छा खासा करते हैं, ये इलाज सस्ता नहीं होता। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन मैं बता दूं कि डेंटिस्ट बड़े महंगे होते हैं। भाई हमारा सामान बड़ा महंगा होता है, हमारी चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन उसके बहुत एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं। तो मरीज़ को सिर्फ ये लगता है कि यार डॉक्टर साहब तो अभी थोड़ा सा काम करेंगे, अभी चार्ज ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बैक पे बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा होता है वो पेशेंट के ऊपर ही लग रहा होता है डेफिनेटली। और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली
अच्छा सामान, अच्छी क्वालिटी, स्टैंडर्ड, व्हाटएवर, सारी हाइजीन चीज़ें का भी चाहिए। बड़ा वो रखना पड़ता है ऑब्वियसली, ये ये तो मुंह का मामला है। बेसिक प्रिंसिपल है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल तो बेसिक प्रिंसिपल है। ये तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए एज अ डेंटिस्ट कि हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल एक पहला जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो तो करना ही करना है, उस पर कोई वो नहीं। चलिए जी वर्दा, आप कहाँ पर पहुँची हैं जनाब? आपकी डिश तो मुकम्मल आई थिंक। मैं कहीं नहीं पहुंची, मेरी डिश मुकम्मल हो चुकी है और मैं आपके बराबर तक पहुंची हूँ। चलें जी, आप ये देख सकते हैं मुर्ग नवाबी रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देती हूँ। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ दोबारा से रेसिपी का, कि आप रेसिपी कार्ड भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। आपने देखा कि जिस वक्त हमने चिकन को दम दिया था और उस वक्त मैंने 5 से 6 मिनट चिकन को दम पे रखा ताकि चिकन हमने जो अलग से मिक्स की थी मसाले में अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल जब सेपरेट हो गया उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया से आपने इसको गार्निश किया, ऊपर से थोड़ा सा क्रीम से इसको गार्निश किया एंड दैट्स इट। ये रेडी है। आप गरम गरम तिल वाली नान, गार्लिक नान आप किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। और साथ में इसके मज़े को दोबारा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है कोका कोला। और क्योंकि इस रमज़ान हमारा ये मानना है और कोका कोला का मानना है कि मैजिक असल साथ रहने में है, साथ खाने में है और जायकों का असल मैजिक कोका कोला के साथ है। रमज़ान में तो बहुत अच्छा लगता है जब सभी को बुलाया जाता है कि भी हम साथ इफ्तार करेंगे, सबके घरों में इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बड़ी खूबसूरत सी एक फीलिंग भी है जो कि रमज़ान की आमद पे हमें महसूस होती है, खुशी होती है कि भी हम सब मिलके बैठेंगे, इफ्तार साथ में करेंगे, अच्छा और हम एंजॉय भी करते हैं ना, सबके साथ रहना, एंजॉय करना। क्योंकि अमूमन एक तो पहली बात मैं ये कहूँगी कि इतने अरसे बाद, कोविड के बाद, इतने टाइम बाद, 2 से 3 साल कह सकते हैं हम आराम से, 2 साल तो 100% ही है कि हम अब अपनी फैमिली के साथ मिल बैठे हैं दोबारा इस रमज़ान, इफ्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। वरना बीच में तो हम बिल्कुल हम भूल चुके थे। बिल्कुल हम लोग अपने घरों में ईद हम लोगों ने मनाई है बिल्कुल आइसोलेट होकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वबा से हमारी जान छूट गई है, निजात हमें मिल गई, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हमें। अच्छा, कहते हैं कि माउथ क्लीनिंग जो हम कहते हैं डेंटल वे में जिसे कहते हैं कि आपने स्केलिंग करानी है, तो ये ज़रूरी कितनी है? हर 6 महीने बाद करवाना चाहिए क्या? बहुत से लोग हैं, मैं कह सकती हूँ ये बात को सैरिश, कि बहुत से लोग हैं जो नहीं करवाते। एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत है। सही बात। क्यों है इतनी एक्सपेंसिव अगर इतनी ही ज़रूरी है तो? देखिए, पहली बात ये कि हमें जो बाहर लोग होते हैं वहाँ पे बेसिक स्कूल सिस्टम से उनको पढ़ाया जाता है और उनकी जो है अवेयरनेस ओरल हाइजीन की कराई जाती है। और पहली बात उनको बताई जाती है कि वहाँ पे आपने रेगुलर डेंटिस्ट को एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर आपने विज़िट करना है। अच्छा, जहाँ तक क्लीनिंग का ताल्लुक है, जब अगर क्लीनिंग की नीड हो 6 महीने में कराई जा सकती है, अगर नहीं है तो 1 साल 1.5 साल में भी कराई जा सकती है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो री इंश्योर डेंटिस्ट करेगा वो बात कि भाई ज़रूरत है कि नहीं है। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि हम इतना ज़्यादा जमा करके एक साथ जाते हैं। पेशेंट 10 साल बाद कोई करा रहा होता है, कुछ 5 साल बाद करा रहा होता है, तो वो इतना ज़्यादा कुछ जमा होता है कि उसको डेंटिस्ट को ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली हमें एटलीस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर के अंदर अगर नीड होती है तो डेफिनेटली कराना चाहिए। और उससे हमारी क्लीनिंग जो है और मसूड़े और टीथ हमारे मेंटेन रहते हैं। मतलब ये एक गाड़ी आपकी बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कराते तो इन द एंड आपको बहुत एक्सपेंस करना पड़ता है। लेकिन अगर वैसे भी अगर हम जाएं करवाने के लिए तो आपके रेट तो फिक्स होते हैं ना? देखिए, ये बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ जगहों पे ज़रा मीडियोकर चार्जेस होते हैं। मीडियोकर चार्जेस आपके नज़र में क्या है? इट्स ऑल अराउंड 3000 to 5000 और कुछ 10,000 तक चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। 10 to 12,000 तक के चार्जेस होते हैं अगर आप किसी अच्छे डेंटल सर्जन के पास, डेंटिस्ट के पास आप जाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी जो सबसे जो उन्होंने कहा सैरिश ने कि इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा हमारा प्राइम इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब आप उसकी क्लीनिंग रखते हैं, मेनटेन करते हैं, टिप्स को स्टरलाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। बड़ा ये नाजुक मामला है, इसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप किसी पैसे बचाने के लिए किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे जिसके देख के पता चल रहा है कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, यहाँ पे स्टेरलाइज नहीं है इनके इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये बहुत डेंजरस। आई थिंक हेपेटाइटिस का डर होता है इससे, बहुत सारे उससे वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू इसलिए करना चाहूँगा कि स्केलिंग जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी किसी को बेयर करने पड़ रहे हैं 10,000, 15,000, 5,000 व्हाटएवर, लेकिन आप ये सोचें कि बाद में अगर उसको कैविटी डेवलप नहीं हो रही, कोई दांत ख़राब नहीं हो रहे, कोई इसमें कोई ऐसा मेजर एक्सपेंडिचर बात के लिए नहीं आ रही या दांत ही एक्सट्रैक्ट कराना पड़ रहा है, तो वो आप सोचें कि वो एक बड़ा एक्सपेंस है, बड़ा खर्चा है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो छोटे प्रॉब्लम में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आसानी से उसकी ज़िंदगी अच्छी चलती है और टीथ मेंटेन रहते हैं। हमें शायद टीथ की इंपॉर्टेंस का इसलिए नहीं पता। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की एक उंगली फ्रैक्चर हो जाए ना,
वो इस्लामाबाद तक, दुबई तक, अमेरिका तक पहुंच जाएगा, मुझे किसी तरीके से ठीक कर दे, मैं इसको नहीं कटवाऊंगा, मैं इसे नहीं रिमूव करूंगा। सही। लेकिन अगर दांत की बात आएगी वो कहेगा बस डॉक्टर साहब निकाल दें। मतलब हमें उसकी कीमत का, उसका अहमियत का, जो अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, उसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो उंगली बचाने के लिए तो आप पूरी दुनिया चले जाते हैं। तो ऐसे तो फिर जो करते हैं ना, ख्याल है कि बहुत छोटी मम्मियों के सारे दांत ही निकल जाते होंगे क्योंकि अगर आपकी अप्रोच ये है दांतों को लेके, फिर तो वो खराब होते जाएंगे, हम निकलवाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जानिए थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एंड थैंक यू सो मच सहरिश, आपने आज मेरे साथ किचन में हेल्प कराई थोड़ी बहुत। और जाते जाते बताना चाहूँगी आपको हमारे ब्रांड्स के बारे में। मेहरान के स्पाइसेस भी हैं यहाँ पे, स्ट्रेट स्पाइसेस हैं, मेहरान के मिक्स हैं, मेहरान सॉसेज हैं। आपने कौन सी मेहरान की सॉस यूज़ की अभी तक? बारबेक्यू सॉस यूज़ की, बहुत मज़े की है ना? बहुत मज़े की सॉस, बहुत मज़े की सॉस। अच्छा, मेहरान के पेज पे भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप वो भी देख सकते हैं मेहरान ऑफिशियल्स पे। और साथ साथ कोका कोला आप एंजॉय कीजिए, वो मत भूलिए। और कुकिंग ऑयल के लिए डालडा कुकिंग ऑयल इज़ द बेस्ट। और डालडा बनस्पति के बारे में जो फ़वाइद हैं वो हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ ममता वहाँ डालडा, तमाम माओं की चॉइस होती है। पिछले 80 साल का भरोसा है डालडा पे हम सबको। इसी के साथ ही डालडा का दस्तरखान में आज इतना ही। अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट है, कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं, कोई बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। कुन्ना बनाना ज़रूर सिखाएं। कुन्ना बनाने के लिए ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे। उसकी थोड़ी प्रिपरेशन जो है वो प्री प्रेप में कहूँगी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कुन्ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। एग्जैक्टली टाइम लगता है। तो हमारे पास के टाइम शॉर्ट होता है, हमारी कोशिश होती है वो रेसिपीज़ हम बनाएं जो आपके सामने हम बना सकते हैं। आप मेरे घर आइएगा सहरिश, मैं घर पे आपको कुन्ना बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। और बड़ा बल्कि मुझे आज मैं पूछ रही थी, वर्दा आपको याद कैसे रहती है इतनी सारी रेसिपीज़? मैं तो भूल जाती हूँ। तो वर्दा ने बोला मैं ट्राई करती रहती हूँ, इसलिए मुझे याद रहती है। और माशाल्लाह इतनी शॉर्ट रेसिपीज़ होती हैं कि लगता है कि बस खाना पकाना कोई मसला ही नहीं है भाई, आधे घंटे में खाना पक जाएगा। सहरिश, हम वर्किंग वुमेन्स हैं यार, सीरियसली। और मेरी कोशिश होती है कि देखिए आजकल तमाम लेडीज़ जो हैं वो काम करती हैं, जॉब करती हैं, या फिर जॉब नहीं भी करती, तो घर के अपने इतनी मसरूफियात होती हैं कि किचन में एक एक 1.5 घंटा खड़ा होना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। और मैं कहूँगी थैंक्स टू मेहरान कि उन्होंने इतनी आसानी कर दी है। कुन्ना मसाला घर पे है, आप मेहरान का कुन्ना मसाला का पैकेट लेके आइए, उससे कुन्ना बना लीजिए। आपको कीमा बनाना है, आप कीमा बना लीजिए। आपको कोई भी रेसिपी बनानी है आप मेहरान से इजीली बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। वरना स्ट्रेट स्पाइस के यूज़ करके जो रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ वो एंजॉय कीजिए। इसी के साथ ही डालडा का दस्तरखान आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।